तो ईश्वर क्योंकि स्वयं इन आँखों से दिखाई नहीं देते, क्योंकि उनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, बाकी वो ऐसा नहीं कि गुप्त हैं तो बहुत स्पष्ट, लेकिन उनको अनुभव करने के लिए फिर तीसरा नेत्र चाहिए होता है। तो जब तीसरे नेत्र की बात आती है तो ये 2 नेत्र सबको हैं, यस, चेक कर लीजिए। और तीसरा नेत्र है सबको, है कि नहीं है? सबको है। लेकिन जैसे ये नेत्र अच्छा देखते हैं जब उनके अंदर शक्ति होती है, वो होता है ना बीच में तारा, वो ठीक काम कर रहा होता है, नूर, तो आंखें ठीक देखती हैं। ऐसे ही तीसरा नेत्र अर्थात आत्मा का नेत्र, मेरी नजर, और आत्मा क्या देखती है? शरीर से आत्मा फिजिकल चीजों को देखती है, लेकिन बहुत सी चीजें हैं जो हम सोचते हैं या होने वाली हैं, वो दिखाई तो नहीं देती। तो आत्मा की वो शक्ति जो उसको वो ना दिखाई देने वाली चीज महसूस कराई, समझाए, उसको कहते हैं थर्ड आई। इसलिए थर्ड आई को बुद्धि का नाम दिया गया। गैजेट है, आत्मा का गैजेट है। जैसे आत्मा शरीर द्वारा मोबाइल यूज करती है कि नहीं? ऐसे ही डिस्टेंस कॉल के लिए आप मोबाइल यूज करते हैं। ऐसे ही आत्मा का गैजेट है बुद्धि, अर्थात समझने की, एनालाइज करने की, परखने की, फील करने की शक्ति, समझने की शक्ति, एनालाइज करने की। अभी आप लोगों के पास में, हर एक के पास कितनी सारी ड्रेसेस होंगी। आज जब आप यहाँ आ रहे होंगे, आपने अलमारी खोली तो हाथ के द्वारा क्या किया? इस ड्रेस को हाथ लगाया, ऐसे 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 ऐसे, फिर सिलेक्ट किया। तो किसने सिलेक्ट किया? हाथ ने सिलेक्ट किया। किसने? मैंने, हाथ के द्वारा। तो ये है बुद्धि, मेरी शक्ति। मैं परखती हूँ, निर्णय लेती हूँ कि आज मुझे ये ड्रेस डाल के जानी है, फिर मैं हाथों द्वारा ये ड्रेस अपने शरीर पर डालती हूँ। तो बुद्धि माना दूर की बात को भी देख सके। तो जो कल होने वाला है वो अभी इन आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन बुद्धि के नेत्र से देखा जा सकता है। जो बहुत पास्ट हो गया, जो इतिहास की किताबों में हमें पढ़ाते हैं, उससे भी पास्ट, वो जो इतिहास की किताबों में भी नहीं पढ़ा जा सकता, लेकिन उससे भी पुराना ओरिजिनल पास्ट, वो भी बुद्धि के नेत्र के द्वारा देखा जा सकता है। तो जो भी देखने वाली चीज है उसको हम आंख कहते हैं। तो 1, 2 और तीसरे आंख। तो 8 साल की उम्र से जब हमारे माता पिता ने मेडिटेशन शुरू किया, राजयोग की पढ़ाई शुरू की 1973 में, उस समय सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट आए थे दिल्ली में। तो उन्होंने देखा इंडिया वालों का बहुत प्यार है रशिया से, सोवियत यूनियन से। तब तो रशिया नहीं था, सोवियत यूनियन था। तो इस प्यार को देखते हुए उन्होंने अनाउंस किया कि हम फ्री ऑफ चार्ज इंडियन सिटीजन्स के लिए 2 मैगजीन्स पब्लिश करेंगे, लेकिन रजिस्टर करना है, बस पैसे तो नहीं लगेंगे, रजिस्टर करना है। तो हमारे जो फादर थे, लौकिक पिता, उनको भी सोवियत यूनियन से लगाव था, तो उन्होंने रजिस्टर करा लिया और घर में पहला पार्सल इतने बड़े साइज की बुक का आया। अब 1973, 8 साल की उम्र,
कुछ पता नहीं। भगवान 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 तो हम सबके घरों में सदा ही होता रहता है। बाकी भगवान कौन है, क्या है, मुझे क्या करना है भविष्य में, कुछ पता नहीं। लेकिन वो 8 साल की बच्ची पहली बार, हमेशा माँ खोलती है दरवाज़ा, दादी खोलती है, पिताजी खोलते हैं, पहली बार। और क्यों? गुप्त योजना। पहली बार दरवाज़ा खोलने गई क्योंकि कोई नहीं खोलने आ रहा था, और वो पोस्टमैन वो पार्सल लेके आया हुआ था। उसमें सोवियत नारी और सोवियत संघ 2 मैगजीन्स थी, सोवियत यूनियन एंड सोवियत विमेन, हिंदी में थी और इंग्लिश में थी। तो पहले तो इतना बड़ा पार्सल देखा ही नहीं था, और काफ़ी ऑफिशियल दिखने वाला, भारी भी था। अब बच्चे को क्या पता कि ये क्या है, लेकिन अट्रैक्ट कर रहा है। कभी भी हम पोस्ट का मतलब ही नहीं पता होता है, जो कुछ भी आता है माँ बाप के लिए आता है, लेकिन उसको किसी को ना देके सीधा मैं कमरे में ले गई, उसको खोला और अंदर से निकला क्रंची क्रंची 2 मैगजीन्स, एकदम क्रंची, लैमिनेटेड सारा पेपर। और हम लोगों की किताबों में तो कैसे होते थे, ब्राउन कलर का पेपर, इतना वाइट नहीं, ऑफ वाइट होता है। तो इतना अच्छा क्रंची और ये सब, और बुद्धि में कुछ ज़्यादा समझ नहीं है पेपर की, मैगजीन की, लेकिन आकर्षण करने वाला सब कुछ। खोला, सब कुछ रख दिया ऐसे करके, समझ ही नहीं आ रहा है क्या है। क्यों? क्योंकि पहले कवर पर ही, क्योंकि सोवियत नारी उसका नाम था मैगजीन का, तो पहले कवर पर ही एक विमेन, नारी, ट्रैक्टर पर बैठी है। अब वहाँ अटक गई जी नज़र, आधा घंटा तो ऐसे ही बैठे रह गए कि ये ट्रैक्टर पर कर क्या रही है। क्योंकि माँ, नानी, दादी, चाची, काका, मामी, सबको कहाँ देखा, किचन में, घर में। सब जो जॉब भी करने जाते थे वो भी गए, तो टेबल पर काम किया, फिर आकर के किचन और कपड़ा। ये ट्रैक्टर पर क्या कर रही है? और कुछ समझ नहीं आ रही थी कि तेरा कोई कनेक्शन नहीं है इससे, बैठने दो उसको वहाँ पर। लेकिन वो अटक गई। फिर आगे जब खोलना शुरू किया, खोलते खोलते बीच में पहुंचे, वहाँ पर लिखा था आओ रूसी सीखें। अब आओ रूसी सीखें, तो वहाँ तो बिल्कुल अटक गई, क्योंकि वो कह रहा है आओ रूसी सीखो, तो मुझे कह रहा है वो। अब ये नहीं पता कि तुझे नहीं कह रहा, ये मैगजीन है, तेरे से अलग है, तेरा कोई कनेक्शन नहीं है, बट टू लिटिल। कभी भी किसी से ज़्यादा बात नहीं करते थे, और इनोसेंट स्टेज माइंड की। तो उसको देखा तो पढ़ना शुरू किया, ये है ये। फिर लगा ये तो नहीं हो पा रहा है, फिर उसको फाड़ के बेड पे रखा, फिर सब कुछ बंद करके, फिर से बंडे रोल बना के, उसका पार्सल बना के फादर के रूम में रख दिया। तो अब ये पहली बार, अगर कोई और होता तो मुझे ये ना मैगजीन मिलती, ना हाथ में आती, क्योंकि हमारा क्या काम है, कई कुछ आता रहता है। लेकिन पहली बार घर में बेल बजी है पोस्टमैन की, और कोई खोलने वाला नहीं, सब अपना अपना बिजी। मैं ही थी। मैं ही क्यों? और खोला, और आओ रूसी सीखे पर मैं क्यों अटक गई? तो गुप्त योजना का मतलब है कि जब वो शुरू हुई, कुछ पता नहीं कहाँ से शुरू हुई, और बहुत समय के बाद जब उसका स्वरूप सामने आया, तो वो कनेक्शन, परमात्मा जो अपना कार्य कर रहे हैं, वो उसका पाठ वो भगवान ने
उसको बनाया। तो वो दिन था। और उसके बाद जब भी मैगजीन आती रही, फिर तो उसमें लिखा था और रूसी सीखें पार्ट 1। तो 10 साल, 8 साल से लेकर 18 साल तक हर मास इसमें से निकाल कर अपने आप रशियन सीखती रही, अपने आप। क्यों? कुछ पता नहीं, और किसी को पता नहीं कि मैं इसमें से सीख रही हूँ कुछ। फिर थोड़ा जल्दी पढ़ाई की, मतलब एक बार तो दो क्लासेस एक ही साल में कर ली, 8th और 9th एक ही साल में। तो 15 साल की ही उम्र में कॉलेज में भी एडमिशन मिल गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज़ूलॉजी ऑनर्स किया। तो जब कॉलेज में पहुँचे, ऐसे आते हैं आप, तो इतना बड़ा तो नहीं, आधे हॉल जितना फॉयर था, और वहाँ से फिर आपको आगे क्लासेस में फैकल्टी में अपनी जाना था। तो सैकड़ों स्टूडेंट्स उस दिन, पहला दिन है कॉलेज का दिल्ली में, और सब लोग आ जा रहे हैं, और दीवारों पर इतने साइज के कुछ न कुछ नोटिसेस लगे, पूरा भरा पड़ा है, और मैं भी जा रही हूँ। तो उन सब में से एक नोटिस पर आंख चली गई। किसी ने उसको नहीं देखा, मैंने ही क्यों देखा, मेरी ही क्यों नजर गई। वो नोटिस था कि आज से दिल्ली में रशियन कल्चर सेंटर में साइंस स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस के साथ डिप्लोमा लैंग्वेज, रशियन लैंग्वेज कोर्स शुरू हो रहा है। फिर से लैंग्वेज 10 साल से पहले ही पढ़ रहे थे, और आज पहले दिन कॉलेज में आए तो ये नोटिस लगा हुआ है। किस लिए? तो फर्स्ट क्लास शुरू होने वाली थी, मैंने उस नोटिस को निकाला, उसमें से टेलीफोन नंबर निकाला, क्लास में नहीं गई, ना ही मेरा प्लान था कि नहीं जाना है, नहीं। क्यों मैं नहीं गई हूँ, क्यों वहां जा रही हूँ, जिसको कहते हैं ना कठपुतली। तो वो कल्चर सेंटर, रशियन कल्चर सेंटर दिल्ली में फिरोजशाह रोड पर है, वहाँ पर चली गई, और वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया, और उसकी कोई फीस भी थी, और फर्स्ट डे था तो कॉलेज की भी फीस होती है, तो बच्चे तो अपना कमाते नहीं हैं, माँ बाप भी देते हैं, तो उन्होंने कुछ फिक्स अमाउंट दिया था, वो सारा उसमें खर्च हो गया। तो अब आप ट्रांसपोर्ट कैसे, आप बस लोगे, स्कूटर कैसे लोगे? तो पैदल 2 घंटा पैदल सेंटर ऑफ फिरोजशाह रोड से दूसरी डायरेक्शन में दिल्ली के 2 घंटा पैदल, और पूरा 1 मास, क्योंकि 1 मास के बाद दूसरे पैसे मिलने थे। अगर फिर मांगोगे तो पूछेंगे किस लिए चाहिए, और मुझे तो पता ही नहीं पड़ रहा था कि मुझे किसी को बोलना है इस बारे में। तो ना बात की ना कुछ, पैदल 2 घंटा कॉलेज के बाद जाके, वहाँ तक तो कॉलेज की बस आती थी, उसके बाद पैदल रात को 9 बजे घर पहुँचना, सुबह 6 बजे घर से निकलना कॉलेज में, और उसके बाद में वहाँ पर दिन में भी वहाँ उन्होंने स्टार्ट किया, क्लासिकल डांसेस की क्लासेस स्टार्ट की, तो वो भी उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराया, क्योंकि मुझे रशियन पढ़ने के लिए जाना है, तो दिन में मैं क्या करूँ कॉलेज में बैठ के। तो ऐसे ऐसे करके 3 साल, किस लिए कुछ पता नहीं। तो फिर जब अपना समय आया, कॉलेज की स्टडी के बाद कुछ ऐसे कार्य हुए, दिल्ली में जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है उसकी कन्या शाखा की भी मैं प्रधान थी, और भारत को
बचाना है, ऊंचा उठाना है। बिल्कुल हमारा देश ऐसा महान होना चाहिए। वो रानी झांसी वाला स्पिरिट, इतना टॉप लेवल पर आग लगती रहती थी, तो ये बहुत था। तो धीरे धीरे उसमें कुछ तनाव होता जा रहा था कि कोई लोग भारत में बलिदान नहीं करना चाहते। रानी झांसी की बात करते हैं बड़े अच्छी तरह से, लेकिन रानी झांसी ही बलिदान करे, मैं तो नहीं करूँगी। मुझे तो शादी करनी है, मुझे तो बच्चे पैदा करने हैं, मुझे तो ये करना है, पैसा कमाना है। अब छोटी उम्र में, 18 साल की उम्र में ये टेंशन हो रहा था कि ये कर क्या रहे हैं, फिर उसकी तारीफ क्यों करते हैं, भगत सिंह की तारीफ क्यों करते हैं, फिर इसकी तारीफ क्यों करते हैं, खुद भी तो ऐसा करें ना। तो उस टेंशन को देख के हमारी जो माता जी थी, उन्होंने कहा कि आपको फिर आगे स्टडी के लिए फॉर्म भरने हैं, तो आप 1 हफ्ता के लिए माउंट आबू हो आओ, रिलैक्स हो जाओगे आप। अब वो लोग मेडिटेशन करते थे, जैसे हम समझ गए ना अभी क्या है मैं। तो मुझे लगता था ये सब निठल्ले लोग हैं, निष्क्रिय हैं, कुछ समाज के लिए ये लोग नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे बस, ऐसा लगता था। कहती कुछ नहीं थी, रिस्पेक्ट देती थी सबको, अंदर में लगता था कि ये करने दो, हमको तो देश सेवा करनी। लेकिन देश सेवा सोच सोच के तो सिर दर्द हो गया, तो उन्होंने भेजा माउंट। तो वहाँ पर 1 हफ्ता पहुँचने के बाद 2-3 दिन ही हुए थे, सब बहनें आस पास वो घूमें चलें फिरें, भाई बहन उनके चेहरे ये सब। तो वो जब कांटेक्ट में आए, क्योंकि मैं ज्ञान सुनने नहीं गई थी, पहाड़ों की हवा खाने गई थी, लेकिन खाना तो खाने जाओगे आप, इधर उधर से तो जाओगे, रह रहे हो वहाँ पर। तो उन सब की छवियों ने, उनकी चेहरों ने, उनकी नज़र ने, दृष्टि ने, वाइब्रेशंस ने यहाँ पर शांति। और जब ये हुआ तो मैंने कहा अरे ये क्या हो गया, मैं तो समझती थी शांति माना निष्क्रियता, और ये तो बहुत बड़ी शक्ति निकली। इसने तो बिना शब्दों के इधर से उधर काम कर दिया, और हम तो नारे दे दे के थक रहे हैं, क्रांति करना चाहते हैं, कितना कुछ कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। इन्होंने तो शांति में ही सब कुछ कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि शांति बहुत बड़ी शक्ति है। तो ये अपने आप अंदर से मनन हुआ, परिवर्तन हुआ मन का, लेकिन किसी को बताया नहीं। वहाँ लिटरेचर शॉप में जाके 200 किताबें खरीद लीं। ऐसा लगा कि शायद ये सब पढ़ने से ये शांति मेरे पास आ जाएगी, क्योंकि मुझे अब ये तो चाहिए, ये वाली चीज़ मुझे अब चाहिए, तब मैं काम कर सकूंगी, देश का भला कर सकूंगी। तो गए, सब कुछ पढ़ा, लेकिन जाते समय पीछे गुजार दादी की आप देख रहे होंगे, जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रही हैं लास्ट में ये। तो दादी जी दिल्ली के जैसे कि मेन इंस्ट्रूमेंट से, जैसे नीता दीदी यहाँ पर हैं इस तरफ, तो दादी जी दिल्ली के पूरे निमित्त हेड थे। तो दादी जी ने स्टेज से छुट्टी दी, और छुट्टी देना ईश्वरीय विश्वविद्यालय में माना आपको मिलेगा स्वीट और ब्लेसिंग मिलेगी। वो मुझे बचपन से जानते थे, क्योंकि हमारे घर में ऐसा क्लासरूम बनाया था पेरेंट्स ने, मेडिटेशन होता था, कोर्स कराया जाता था, तो दादी जी भी बहुत बार आते थे। तो उनको पता था ये ज्ञान नहीं सुनती, ये पता था कि साइंस की पढ़ाई है, बहुत एनालिटिकल है। तो करते करते जब दादी ने दिया तो ब्लेसिंग थी, ब्लेसिंग तो परमात्मा की थी, हाथ उनका था, तो ब्लेसिंग थी,
कि कई बच्चे बाप की टोपी अपने सिर पर रख लेते हैं तो सिर दर्द हो जाता है। तो बच्चों की ही टोपी शोभा देती है, ऐसा ब्लेसिंग। ये लास्ट ड्रॉप था, जो काम बचा हुआ था वो इस ब्लेसिंग ने कर दिया। मतलब सार समझ में आ गया, गलती समझ में आ गई कि ये जो मैं बोझा लेके घूम रही हूं, समाज कल्याण, ये हमारे बस की बात नहीं है। वो बाप है, उसका ये है संसार, वो करेगा। मुझे स्व कल्याण करना है, मेरी टोपी ये है, मेरी जिम्मेवारी ये है। और कल्याण माना क्या हुआ? स्वयं को एक अच्छा पॉजिटिव पर्सनैलिटी, प्योर पर्सनैलिटी बनाना है, समझ में। बस फिर उसमें हो। तो ऐसे करके समझ में आया कि अब लाइफ में जो मिशन है वो है इस शक्ति को लेकर के इस शक्ति को शेयर करना। क्योंकि इस शक्ति की कमी से इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी है, झगड़े हैं, डिस्प्यूट्स हैं, डिस्टेंसेस हैं, डिविजन्स हैं, डिजीजेस हैं, कितना सब मल्टी फैसेटेड प्रॉब्लम्स एक ही चीज के कारण, मन की शांति नहीं है। तो वो मुझे समझ में आ गया कि जैसे मुझे मिला है ना, तो इधर से मेरा कॉलेज पूरा हो गया और 3 साल रशियन वहाँ भी सीखी, अपने आप भी सीखी और रशियन कल्चर सेंटर से भी सीखी। और फिर एट सम मोमेंट जब परमात्मा को जीवन दिया, उसके ही कुछ अंतराल के बाद सोवियत यूनियन से निमंत्रण मिला ब्रह्मा कुमारीज को राजयोग के सेशंस कराने के लिए 1989 जनवरी में। उस समय हमारे दिल्ली में पीएचडी कर रहे थे ओशनोलॉजिस्ट, ओशनोलॉजी में साइंटिस्ट। तो वो उनको रशियन सोवियत गवर्नमेंट से निमंत्रण मिला आगे स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए। तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं जाता, मुझे तो क्लासेस नहीं मिलेंगी, मैं कहाँ मेडिटेशन करूँगा, वो तो दुनिया दूसरी है। तो दादी प्रकाश मणि जी, वो भी पीछे उनका है, जो नए हैं उनके लिए कह रही हूँ, उन्होंने कहा नहीं आप जाओ, दादी आपके साथ जाएगी, मतलब सूक्ष्म में मैं आपके साथ हूँ ना, कुछ आपको नहीं होगा। आप मुझे रोज़ लेटर लिखना, आपने क्या क्या किया, क्या खाया, जैसे कि बच्चे को सपोर्ट दी जाए। तो वो तैयार हुए और वहाँ पहुँचे। तो हमारे विद्यालय में ये भी है रीति कि जब कोई जाता है तो विदाई दी जाती है, आता है तो बधाई दी जाती है। तो विदाई जब हो रही थी तो सोवियत यूनियन जा रहे थे और मैं तो बचपन से रशियन सीख रही थी। तो उस समय अभी तक भी एक ही व्यक्ति है अभी तक भी जो रशियन इतने सालों से जानता था। तो मैंने पूरा 7 डेज कोर्स, जो बेसिक कोर्स है ब्रह्मा कुमारीज का, वो बैठ के 2 रातों में शॉर्ट में ट्रांसलेट किया, उसका एक पैकेज गिफ्ट पैक बनाया। और यूपी में उस समय मैं सेवा पर थी। तो बस स्टेशन पर जा कर के ड्राइवर को बोला मेरा भाई सोवियत यूनियन जा रहा है, आप इसको दिल्ली इंटरनेशनल बस स्टेशन पे ले जाओ, फिर मेरा दूसरा भाई आके इसको ले जाएगा, ये गिफ्ट है उसका। उसने कहा अच्छा तुम्हारा भाई इतनी दूर जा रहा है? मैंने कहा हाँ जा रहा है। तो ऐसे बस से वो गिफ्ट भेजा। और वो व्यक्ति मतलब जो हमारे भाई थे, विजय भाई हैं, अभी वो भी 35 साल से रशिया में सेवा कर रहे हैं। तो उनको ये गिफ्ट मिला लास्ट मोमेंट पे, वो फ्लाइट में जाने ही वाले थे। तो उन्होंने अपने हैंड बैग में उसको रखा। अब जब व्यक्ति बैठ गया फ्लाइट में तो क्या करेगा, अपने गिफ्ट देखेगा। तो देखा, उस किताब को खोला गिफ्ट, और उसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा।
क्योंकि रशियन में हाँ ये मालूम पड़ा ये आत्मा का चित्र है, ये इसका। तो उनके साथ में जो व्यक्ति बैठा था उसने देखा ऐसे दूर से, या दुशा, ये लाइन देखी, मैं आत्मा हूं, और चित्र देखा। और उसने कहा ये क्या है, मैं पढ़ सकता हूँ, क्योंकि इनको तो समझ नहीं आ रहा। वो जैसे ही पढ़ा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, वो फिर रोने लग गया। मैं यही तो ढूंढ रहा था। ये क्या है, हमें भी राजयोग सिखाओ। तो फिर उनको लगा कि अरे कमाल है, मैं तो आना नहीं चाहता था, लेकिन यहाँ तो ऐसी सूक्ष्म आत्माएं हैं जिनको इतना आकर्षण है ज्ञान के प्रति। तो उन्होंने मैसेज भेजा, फिर वो वहाँ गए। वहाँ भी मॉस्को में वो जब पहुँचे तो बहुत लोगों ने इच्छा व्यक्त की। तो तब सोवियत साइंस एकेडमी से, एकेडमी ऑफ साइंसेस सोवियत यूनियन से ब्रह्मा कुमारीज को ऑफिशियल निमंत्रण आया माउंट आबू में, उन्होंने कोऑर्डिनेट किया। तो तब एज फर्स्ट डेलीगेशन फ्रॉम ब्रह्मा कुमारीज, तो मैं वहाँ पर गई। दीदी चक्रधारी सितंबर में गई, उनका पासपोर्ट बना हुआ था, हम सब एक ही सेंटर पर थे। फिर दीदी सुधा गई 2 मास के बाद, फिर 3 मास के अंदर मेरा बन गया। मैं फिर वहाँ गई और 35 साल से वहाँ पर परमात्मा का जो कार्य है चल रहा है। तो भाषा कब सीखी, भाषा कब सिखाई भगवान ने, पता था कुछ, किस लिए कर रहे हैं कुछ पता था। और ये भी हमारे विद्यालय में रीति है कि जब बहनें कहीं इधर से उधर बहुत दूर जब जाती हैं, ये तो विदेश था ना, तो घर में भी घर परिवार वाले भी आएंगे विदाई देने के लिए, गुड बाय करने के लिए। तो जब अभी मैंने परमात्मा को पहचाना नहीं था, डिप्लोमा मुझे मिल गया था, मतलब कॉलेज पूरा हो गया माउंट आबू जाने से पहले, तो रशियन कल्चर सेंटर से डिप्लोमा जो है वो आ गया पोस्ट पर घर में। अब देखिए, जब 8 साल की थी, कोई बेल सुन के खोलने नहीं आया, मेरे पास आ गई। और अब ये डिप्लोमा जो रशियन कल्चर सेंटर से आया, मैं नहीं थी, फादर आ गए। अब वो देखते हैं रशियन कल्चर सेंटर, संतोष कुकरेचा, और ये उनको तो बहुत गुस्सा आ गया कि हम तो इसको वहाँ पढ़ने के लिए भेजते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ये फिरोज शाह रोड पे कहाँ से चली गई। फिर उन्होंने खोल दिया उसको, खोला तो और भी उनको, वो वैसे मेडिटेशन करते थे ब्रह्मा कुमार कुमारी के रूप में ऑलरेडी 20 साल से, लेकिन गुस्सा मतलब कि हमसे सब कुछ पता ही नहीं हमें। तो वो जब खोला तो उसके अंदर में स्कॉलरशिप फॉर्म था, क्योंकि मेरे 99% मार्क्स आए थे रशियन लैंग्वेज में। तो मुझे उन्होंने सिलेक्ट किया 8 साल के लिए सोवियत यूनियन भेजने के लिए, आगे की साइंस स्टडी करने के लिए। और मुझे तो कोई पता ही नहीं सोवियत यूनियन है क्या, और मैं भाषा भी सीख रही हूँ, मुझे ये भी पता नहीं क्यों। तो जाने की तो बात ही नहीं, मैं तो इंटरेस्टेड भी नहीं थी, लेकिन उनको लगा ये पता नहीं क्या कर रही है पीछे से, तो वो उसको ऐसे लेके खड़े हो गए। ऐसे सीढ़ियाँ थी, ऐसे करके ऊपर फर्स्ट फ्लोर से ऐसे आना होता था, ऐसे खड़े हो गए कि अभी आएगी कॉलेज से। तो जैसे ही मैं एंटर की, उन्होंने मेरे सामने उस स्कॉलरशिप के 10 टुकड़े कर दिए, ऐसे फेंक दिया। तब उनका गुस्सा ठंडा हो गया, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि क्या था ये कागज़। इस बाद में पता पड़ा कि तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता ये क्या हो रहा है। फिर हम दोनों में बात नहीं हुई, क्योंकि जब मुझे दुख ही नहीं हुआ, वो तो सोच रहे थे ना मैं इसको ठीक करूंगा, मुझे कुछ पता नहीं। चलो, उसके बाद ये माउंट आबू की स्टोरी हो गई।
दिल परिवर्तन हो गया, भगवान दिल में बस गया। फिर जब विदाई का समय था, ये जो सोवियत यूनियन से निमंत्रण आया, तो वो आश्रम पर आए विदाई देने के लिए। मदर भी आई, ब्रदर्स भी आए, वो सब यहाँ बैठे हैं। सब भाई बहनें खुश होके फूल दे रहे थे। और जगदीश भाई साहब जिन्होंने वो 200 किताबें लिखी थी, उन्हीं के साथ ही दिल्ली में सेवा करने का मौका मिला। तो उन्होंने फादर को बुलाया कि विष्णु जी, आप में 2 शब्द बोलिए विदाई के मौके पर। वो आए, माइक खड़ा है, रोते जा रहे, रोते जा रहे, रोते 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 सिसकी भर रहे हैं। तो फिर वो उनको रुमाल दिया कि भाई 2 शब्द तो बोलिए। मैं भगवान का बच्चा था, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं समझा ज्ञान का। ये आत्मा थी, मैं भी आत्मा, हम सब आत्मा, मैं अच्छी तरह जानता था। लेकिन फिर भी मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये रहा कि ये मेरी बेटी है, और ये तो शिव बाबा की बेटी थी, और वो 8 साल से इसको तैयार कर रहा था, और मैं अपना समझ के मैंने इसके साथ ऐसे कर दिया। तो लेकिन मैंने कहा अच्छा ही हुआ ना, क्योंकि अगर वो स्कॉलरशिप पे मैं चली जाती सोवियत यूनियन, ना तो भगवान की बनती, अब भगवान मुझे ले गया सोवियत यूनियन, तो आपकी गलती नलिफाइड हो गई, आप खुश रहो आशीर्वाद दे दो। तो ऐसे करके विदाई हुई। और जब वहाँ पहुँचे तो फिर एक से बाद एक भगवान की गुप्त योजना सामने आती चली गई। क्यों? क्योंकि जाते समय सबने वार्निंग दी। निमंत्रण तो था ना, फिर भी जनरली लोग तो कम्युनिस्ट थे कि देखो भगवान का नाम मत लेना गलती से भी, क्योंकि अगर भगवान का नाम ले लिया तो जेल में चले जाओगे। ऑलरेडी 3-4 गए हुए थे हमारे से पहले इंडिया से, गीता को स्प्रेड कर रहे थे, कृष्णा कॉन्शियस वाले थे कोई गुरु। तो मैंने सोचा अगर भगवान का नाम नहीं लूँगी तो जा क्यों रही हूँ, चलो। तो पहला जब कोर्स का टाइम लिया, वहाँ पर मैं पहुँची, एक आई बहन, उसने मेरा अरेंजमेंट किया। तो कहती है आप रेस्ट कर लो 1-2 दिन, फिर जब आप कहोगे जो सुनना चाहते हैं मैं उनको बुलाऊंगी। तो सुनना चाहते हैं माना कौन, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे। तो मैंने कहा ठीक है आप कल ले आओ। कितने बजे लाऊं? इतने बजे ले आओ। तो वो नेक्स्ट डे ले आई। कहती है चलिए। मैंने कहा कहाँ चलना है? कहती है अपने कोर्स के लिए टाइम दिया है ना। तो मैंने कहा ले आइए। कहती नो 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 नो, आपको चलना पड़ेगा। कहाँ चलना पड़ेगा? कहती वो खिड़की के सामने जो हॉल है ना, वो हमने बुक कर दिया है, आप उतरो। अभी उसमें जगह नहीं है, हम अरेंज करेंगे। तो खिड़की खोली तो वहाँ तो 650-700 लोग लाइन में खड़े हुए हैं। फर्स्ट मीटिंग इन सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट कंट्री। भगवान का नाम नहीं लेना, ये एक ही दिन में इकट्ठा कैसे कर लाई इसको? तो फिर क्योंकि वो मेरे से ले गई थी, वो कहती है कि मुझे ना एडवर्टीजमेंट करनी है, तो मैं लिख दूँ राजयोगिनी संतोष दीदी फ्रॉम इंडिया, लिख दूँ, टाइम ऐसे कर दूँ? तो मैंने कहा भले लिख दो। तो उस एक छोटी सी एडवर्टाइजमेंट से उन लोगों का तरीका क्या था, वो लिख के फिर उसकी 4 टांगें काट देते थे। उन 4 टांगों पर टेलीफोन लगा होता था, और फिर बस स्टेशन पर चिपका देते थे जहाँ से कोई गवर्नमेंट का व्यक्ति ना देखे। और सारे सोवियत यूनियन के लोगों को पता था अच्छी से अच्छी एडवर्टीजमेंट जो हमारे काम की हैं वो कहीं ना कहीं छिपी हैं। वो हर कोई आके देखता था इधर उधर बस स्टेशन के उस पर शेड लगा होता है ना। तो एक ने देखा टेलीफोन, वो टांग तोड़ के फिर कई 10 और बना के एडवर्टीजमेंट चिपका देता था। तो ऐसे उनका आँख की तरह से मैसेज फैल जाता था। ये जनता का आपस में अंडरस्टैंडिंग।
अब हमें तो ये नहीं पता था खेल, अब वो सब इकट्ठे हो गए। अब हमने तो कभी 600 को तो आत्मा का लेसन कराया नहीं, भाषण तो किया है, कोर्स में 1 to 1 चाहिए ना। तो चले गए, बाबा के साथ बैठ गए और हो गया जी 1 घंटा जो भी बातचीत करनी। लेकिन मन में तो ये था कि आत्मा का अनुभव ऐसे ग्रुप में नहीं होता है, ये तो बहुत सूक्ष्म दृष्टि के सामने बैठ करके। चलो 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, फिर सोचा पूछ लें, समझ में आ रहा है कुछ नहीं आ रहा। तो मैंने पूछा आप ठीक हो? सब खड़े हो गए, ताली बजाने लग गए, फिर बैठ गए। फिर मैंने कहा क्या समझा 3 दिनों में? फिर खड़े हो गए और सबने बोला याद उषा मैं आत्मा हूं। फिर तो ये जो ऐसे बैठे हैं वो जैसे कि जमीन ही नहीं है नीचे, एकदम लगा बाबा खुद काम कर रहा है और मुझे डिस्टर्ब नहीं करना बाबा को अभी, क्योंकि वो खुद काम कर रहा है। ये ऐसे कि कोई नहीं अनुभव कर सकता मैं आत्मा हूं। इसलिए मुझे बस अपने संकल्पों को क्रिएट नहीं करना, कैसे होगा क्या होगा, बस बाबा को काम करने देना है। तो ये उसकी योजना समझ में आई तब कि उसके बच्चे तैयार थे, उसके बच्चे तैयार थे, क्योंकि 70 साल जो दबा के रखा था, तो उससे लगता था कि गवर्नमेंट सक्सेसफुल हो गई है इनकी बुद्धि से भगवान को निकालने में। लेकिन वो तो सूक्ष्म है ना। तो जितना उन्होंने बाहर से बंद किया, तो सब लोगों ने अंदर में सारी शक्ति लगा दी, सूक्ष्म हो गए, कैच करने की पावर आ गई, फील करने की पावर ज़्यादा हो गई। आर्ट में, पेंटिंग में वो अपनी एनर्जी लगाने लग गए, साइंटिफिक इन्वेंशंस में अपनी एनर्जी लगाने लग गए। तो इन 70 सालों में उन्होंने अंदर की शक्ति से इतनी तरक्की कर ली और भगवान को भी समझने की शक्ति जमा हो गई। तो राइट टाइम पर परमात्मा आयरन कर्टेन से, आयरन माना किसी को जाने की परमिशन वहाँ नहीं थी, वीज़ा इजीली नहीं मिलता, तो वो ज्योति बिंदु एंट्री लेजर रे की तरह से एंटर हो गया और हम ज्योति बिंदु के कंधों पर बैठ करके वहाँ पर उसका कार्य देखते रहे। तो ये है सार में। टाइम की लिमिट है ना, तो अभी यहाँ पर स्टॉप करते हैं, क्योंकि उन्होंने प्लान बनाया है कुछ क्वेश्चन आंसर्स के कि इसको कंटिन्यू करना है। वो कहाँ गई? हमको कंट्रोल करने वाली सिस्टर कहाँ गई? हाँ, वो बताएंगे ना तो उस हिसाब से चलेगा। ऐसे ही पहुंच गए, पूछा तो उन्होंने कहा आत्मा समझ में आ गई। फिर उसके 1 सप्ताह की बाद एक कॉल आई, और कॉल तो इतना तो रशियन सीख गए थे, क्योंकि रहने से ज़्यादा सीखते हैं, किताबों से थोड़ा इतना नहीं, लेकिन इतना तो सीख गए कि कॉल में बात कर सकते किसी से। तो कॉल आई, हेलो, वो हेलो को आलो बोलते, आलो तो आई विल कम एंड शूट यू, ये ट्रांसलेशन है। लेकिन रशियन में बोला आई विल कम एंड शूट यू। मैंने कहा श्योर, लेकिन क्यों? कर तो, लेकिन क्यों? आप अपने आप को बहुत समझदार समझते हो, वैसे ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ज्ञान तो राजयोगा का है, बहुत अच्छा हो, वही काम करते हैं हमसे। तो आप अपने को समझदार नहीं कह सकते। क्यों? आप मेरी बेटी को बोला कि वेजिटेरियन फूड खाना है, उसको ना ये पता है वेजिटेरियन फूड क्या होता है, ना हमें पता है। वो 3 दिन से कुछ खा नहीं रही है, भूखी बैठी है।
आपके कहने से वो मर जाएगी, उससे पहले मैं आपको मारूंगा। मैंने कहा ओह माय गॉड, ये तो बहुत गलत हो गया। मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन मैंने कहा ये वेजिटेबल्स मिलती हैं ना मार्केट में, ये सब फूड मिलता, लेकिन उसको नहीं पता वेजिटेरियन फूड क्या होता है, कैसे बनाना, कि वो गाजर ही खाती रहेगी सारा समय। तो फिर मैंने कहा थैंक यू सो मच, आपने मुझे अटेंशन दिलाया। अभी हम सबको अच्छी तरह से पहले बताएंगे वेजिटेरियन फूड क्या होता है, फिर वेजिटेरियन बनने के लिए कहेंगे। थैंक यू सो मच। फिर कहते ओके, मैंने आपको माफ़ किया। मैंने कहा धन्यवाद जी। तो ऐसे ऐसे क्यों? क्योंकि सचमुच 200% मीट खाने वाले लोग सुबह शाम दिन में रात को सब, उनको कैसे वो समझेंगे? तो फिर क्योंकि इतने लोग आते थे तो हॉल में ही मीटिंग होती थी, फ्लैट में, एक कमरे के फ्लैट में हम खुद रहते थे। अभी तक हमें पता ही नहीं था कहाँ जाना है, कहाँ रहना है। कोर्स तो शुरू हो गया था। तो अब जैसे ये ऊपर है और वो नीचे है, ये नीचे हॉल, लेकिन वो हमारा हॉल एम्फी थिएटर था, ऊपर था सारा हॉल, और यहाँ पर ये नीचे था स्टेज। तो मैंने नेक्स्ट डे ही 4 टेबल का अरेंजमेंट कराया उस हॉल में से इधर तक, पूरा एंड तक, और सब सब्जियां काटी 6-7 प्रकार की, 3-4 प्रकार के आटे गूंथे, सूजी वगैरह ये सब लेकर के, कि आज कम से कम मैं हफ्ते का खाना तो उनको सिखा दूं, जो वो हफ्ते के बाद रिपीट कर लें, कोई बड़ी बात नहीं है, तो खा लें। तो 22-23 डिशेस का प्लान था सब बनाने का। शुरू किया पूड़ी से, तो अनाउंसमेंट कर दी थी हॉल में कि कल हम ये चीज़ें, लिस्ट दी उनको, प्रिंट करके बनाना सीखेंगे। और कोई जाके वो टीवी वालों को दे आया, टेलीविज़न चैनल, रशियन टेलीविज़न चैनल। अभी देखो है ना गुप्त योजना, एक आत्मा, ना किसी से कनेक्शन, ना कोई जानकारी, वो ऑटोमेटिकली ऊपर वाला जिसका काम है वो सब कुछ करता जा रहा है। रशियन नेशनल टेलीविज़न एक सिंगल टाइम पर पूरे रशिया के अंदर उन्होंने ये टेलीकास्ट देखा। विद इन 1 मंथ 2 मंथ ये सब हो रहा था, बिना पैसों के, बिना एडवर्टिजमेंट के। अभी नहीं, अभी ताली नहीं बजाओ, अभी आगे ताली वाली बात है। तो क्योंकि इनका प्रश्न से कनेक्टेड अभी आ रहा है ना, तो कढ़ाई पूड़ी बनानी थी, और क्योंकि हलवा होगा, आलू होंगे, तो पूड़ी भी तो चाहिए, चपाती भी चाहिए, पराठा भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो कढ़ाई रखी, तेल रखा, सब शांति से देखते जा रहे हैं। कोई अपना दूरबीन से देख रहा है, दूर वालों को दिखता नहीं था ना, वो ऐसी दूरबीन से देखते थे, सीधा कढ़ाई में उनकी दूरबीन की वो फोकस, बिल्कुल कि कुछ मिस ना हो जाए। क्योंकि कढ़ाई तो वैसे भी नहीं चढ़ाते थे ये लोग, तलने का तो सारा मामला इंडिया में ही होता है, और वो तो कभी घर में ये सब करते ही नहीं। तो उनको ये नहीं पता था कि तेल में होगा क्या, उबलेगा, ये पता है। तो पूरा फोकस। तो मैंने चपाती जो बेलनी शुरू की, ताली पे ताली, क्योंकि वो राउंड जो हो रहा था ना, कभी उन्होंने जिंदगी में। तो फिर मन में आया, माता जी ने एक तो हमको घर में कन्याओं को अगर खाना पीना सिखा दिया बनवाना, तो देखो उससे कितनी विश्व की सेवा हो रही है। क्योंकि अगर राउंड नहीं बनता तो सारे रशिया में कैमरे में क्या जाता, ये इंडिया का डिश, रोटी टेढ़ी बांकी। तो राउंड बनी। तो अभी तक भी मैं नॉर्मल थी, क्योंकि क्या बड़ी बात है, पूड़ी है ना, उनके लिए क्या चीज़ है। तो पूड़ी डाली, तेल तो कड़क गरम था, वो एक चक्कर लगा के बाहर डांस करती हुई आई, फूली, सारा हॉल खड़ा, ताली बजा बजा के थक गए। और कह रहे सारे
कोरस में बोल रहे थे, शिवोई शिवोई, मतलब जिंदा है जिंदा है। क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कभी जिंदा खाना खाया ही नहीं, मरा हुआ ही खा रहे थे सारा समय। अभी ये डांस कर रहा है। इट वॉज सो एक्साइटेड, जिंदा चीज पहली बार किचन में। तो वो तो सारे रशियन टेलीविजन पे वो दिखाते जा रहे, उससे काफी सेवा हो गई। तो ये ऐसा हुआ मामला, शुरुआत की, भगवान का कार्य प्रत्यक्ष होता गया। तो मर्यादाएं सिखाई, और फिर उसका रिजल्ट ये है कि अभी जो राजयोगा मेडिटेशन करते हैं, अच्छी तरह से ज्ञान को समझते हैं, कुछ भी बाहर का नहीं खाते। केक खाना है घर में बना के खाएंगे, ब्रेड खानी है घर में बना के खाएंगे, आइसक्रीम खानी है घर में बना के, सब कुछ। और जो नहीं बना सकते तो बाबा के घर में उन्होंने बहुत अच्छी बेकरी बना दी है, उसमें 500 के लिए आइसक्रीम तैयार रहती है और 500 के लिए चीज़ तैयार रहता है। मतलब जब भी बनाना हो सबके लिए फटाफट सब बन जाए। वो माताएं बहनें सब सीख करके हर हफ्ते ये सब बना के रख देती। कोई भी बाहर का कुछ नहीं खाता, पूरा नियमों का पालन करते हुए रहते। सीख लिया। अभी उनको पूछेंगे हिंदी, आप पूछेंगे हिंदी आती है क्यों? नहीं आती बिल्कुल भी। अच्छा, आप बात करना शुरू करो उनके साथ, किचन में बैठो, सूजी, हलवा, दाल, चपाती, सब्जी, पोहा, इडली, वो ये बोलेंगे, आप समझेंगे इनको हिंदी आती है। हिंदी नहीं आती, खाना सब जानते हैं, खाने के नाम सब जानते हैं, ठीक, और सीख भी गए हैं बनाना मेजॉरिटी। ऑन किया। बहुत ही सुंदर अनुभव दीदी आपने शेयर किया। दीदी, आजकल की दूसरा प्रश्न आपसे है कि आजकल की आपाधापी और भागदौड़ वाली जिंदगी में एक आम आदमी कैसे ध्यान के लिए समय निकाले? वो अपना घर-बार, बाल बच्चे, नौकरी, बिजनेस आदि सब कुछ करते हुए कैसे अपने टाइम को मैनेज करे? दीदी जी, इस विषय में एक भ्रांति ये फैली हुई है कि कई लोग कहते हैं कि यहाँ आने से सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो कई बार भगवान को लोग पहचान नहीं पाते, डरते हैं यहाँ आने से और दूर रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। तो कैसे वो अपना समय भी मैनेज करे और इस भ्रांति से बाहर है? क्या यहाँ आने से सब कुछ छोड़ना पड़ता है? ये इस विषय में भी थोड़ा प्रकाश डालें। अभी ये सारे तो घरों में ही रहते हैं ना, कुछ छोड़ा है क्या आपने? पाया है, छोड़ा तो कुछ नहीं है। देखिए, भगवान और उसका ज्ञान ये भाग्य से मिलता है। हम दूर भागते थे आध्यात्मिकता से, लेकिन भाग्य में था तो बैठे हैं आज। स्केप्टिक थे, मेडिटेशन सुनना भी नहीं चाहते थे शब्द। तो एक तो भाग्य की बात है। फिर दूसरा, एक कॉमन ह्यूमन हैबिट है कि पर्सनल रिसर्च से, पर्सनल कांटेक्ट से हम बहुत देर से किसी चीज़ के पास आते हैं। जनरल पब्लिक ओपिनियन या किसी के कहने सुनने से हम पहले उस बात को देखते हैं। तो उस कारण से बहुत से लोग अपने मन में किसी से सुना कि मैं 4 बजे उठती हूँ, मैं फिर चली जाती हूँ, फिर मैं सेवा करती हूँ। फिर वो अपना माइंडसेट ये बना लेते हैं कि शायद ब्रह्मा कुमारीज में जाना है, मतलब मुझे भी ये करना पड़ेगा। लेकिन उनको ये सब करना शुरू हुआ जब उन्होंने इतना अच्छा ज्ञान समझ लिया, वो तैयार कर लिया अपने को, शुद्ध भोजन खाना शुरू किया, भगवान की याद करनी शुरू की, उनकी कैपेसिटी बढ़ गई। इसलिए आज वो ये भी कर पा रहे हैं, ये भी। आप तो नए हो, आपको कौन कह रहा है ये करने के लिए? पहले आप आओ, समझो और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से स्टेप लो। वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, दूसरों को देख के कंक्लूजन ले लेते हैं। तो कभी भी
यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को देख के एडमिशन नहीं लेनी चाहिए, सब्जेक्ट को देख के एडमिशन लेनी चाहिए, स्टडी को। और स्टडी तो है राजयोग, दुनिया की सबसे ऊंची पढ़ाई राजयोग है, एक जीवन तो कम है उसके लिए। तो अगर कोई यूनिवर्सिटी दावा कर रही है कि राजयोग यहाँ पर सीख सकते हो तो कोशिश तो करें। तो स्टूडेंट्स को देख के कहीं ना कहीं अटक जाते हैं और वो फिर इसीलिए हमें अभ्यास यही करना है कि हमें एक को देखना है। एग्जाम्पल हमारे सामने बहुत आएंगे, लेकिन टीचिंग्स को फॉलो करना है। दूसरा प्रश्न है हमारे राजयोगी भाई बहनों का कि सफल एवं श्रेष्ठ योगी जीवन के लिए यथार्थ विधि एवं सिद्धि क्या है। कई बार हम योग करते हैं, लेकिन उससे क्या मेरे अंदर चेंजेस आएंगे या आए हैं, कैसे इसको हम मेजर करें। सफल का मतलब अगर हम ये कहें, अभी जैसे एक आलू उबालना होता है, आलू उबालना सब जानते हैं? क्या करना होता है उसमें? कोई जवाब नहीं दे रहा, सब भोजन के लिए बैठे हैं अभी। आलू कैसे उबालते हैं? गैस चाहिए, पतीला चाहिए, पानी चाहिए, तो वो तो सब है, लेकिन उबालने के लिए उसको ढालना पड़ेगा और मुझे एक टाइम ड्यूरेशन देना पड़ेगा। उस समय के अंतराल में आलू 14 मिनट 15 मिनट इतने टेम्परेचर पर गैस पर रहना चाहिए, फ्लेम पे रहना चाहिए। तो स्व परिवर्तन भी या संस्कार परिवर्तन भी, अंदर की जो सोच है उसका परिवर्तन भी आलू उबालने के प्रोसेस जैसा है थोड़ा बहुत। अगर मैंने शुरू की है कोई बात समझनी, तो मेरा अटेंशन है उस पर, आलू मैंने डाल दिया, फिर किसी की कॉल आई, चलो सिनेमा देखने चलते हैं, फ्लेम पर रखा, ऑफ किया, चली गई। घर वालों को पता था ये 4 बजे आलू उबाल रही है। मैं घर में आई 8 बजे, तो मेरे से पूछा आलू उबल गए? आलू अभी उबल रहे हैं। क्यों नहीं उबले? मैंने बीच में स्विच ऑफ कर दिया। तो कोई भी चीज उस ऑप्टिमम टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए, उस महसूसता रियलाइजेशन पर पहुंचने के लिए मेरा फोकस उस पर ही होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर 7 दिन कहा जाता है, 7 दिन का कोर्स। तो वो 7 दिन सिर्फ इस पर आप ध्यान दो तो आपको सारी जिंदगी घर में बैठो, फिर आप इतना समझ लोगे कि आपको और सपोर्ट की जरूरत नहीं। लेकिन 7 दिन, 7 आना, 7 बार आना। लेकिन हम 1 घंटा आए आश्रम पर, फिर हमने कॉल किया, हम ना 4 दिन नहीं आ पाएंगे, छोड़ देंगे। फिर उन 4 दिनों में हमने ये किया वो किया सब, अरे तो आलू उबलेगा? फिर हम कहेंगे हमने सुना है ना 7 दिन का कोर्स, वो 6 मास में एक बार आकर के फिर ऐसे करके 4 साल में 7 लेसन, वो रियलाइजेशन कहाँ से होगा? हमने तो जैसे ही हमें समझ में आया भगवान पढ़ा रहा है, तो बैठ गए कमरा बंद करके, 6 मास दरवाजा नहीं खोला। स्टडी रियलाइजेशन, स्टडी रियलाइजेशन, जब तक एकदम कनेक्शन नहीं होगा भगवान से, मुझे समझ तो आए ना वो मेरे से क्या चाहता है, मुझे क्या करना है। फिर जा करके आ गए जी, समंदर में छलांग लगा दी। अभी संसार में मैं समझ गई खुद को, तुझे समझ गई, अब हम दोनों इस संसार में, तू रचयिता है, अब हम आनंद से खेल खेलेंगे। समझा ही नहीं और गाड़ी को लेके सड़क पे आ गए, लाइसेंस ही नहीं लिया, तो इधर टक्कर मारेंगे उधर टक्कर मारेंगे। तो लाइफ विल बी एन एक्सपेरिमेंट।
not an experience of joy and happiness. तो इसलिए ज़रूरी है कंसिस्टेंसी, मिनिमम कंसिस्टेंसी, निरंतरता, मिनिमम 7 दिन आओ, पूरा रोज़ रेगुलर आओ, फिर उसका अभ्यास करो, फिर अपने हिसाब से, समय के हिसाब से अपनी उस स्थिति को बनाए रखो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, तो सबको भूख लग रही है जी। अच्छा दीदी जी, लास्ट क्वेश्चन पे आ जाए। ओके, आजकल मन को भगवान में लगाना, योग लगाना। जी, एक प्रश्न हमारे पास आया है जी, कि संस्था का खर्चा कैसे चलता है जबकि सारी सेवाएं निशुल्क है। ये पब्लिक से प्रश्न आया होगा। तो इसमें ये है कि हम कहते हैं ना सारी सेवाएं निशुल्क है, तो इतने अच्छे रिट्रीट सेंटर कैसे बन रहे हैं और इतना अच्छा मैनेजमेंट है, सब कुछ फैसिलिटीज़ है, ये कैसे हो रहा है? अभी हम सब जो भी ईश्वरीय विद्यार्थी यहाँ पर हैं, टीचर्स सब यहाँ पर हैं, तो बाबा ने बहुत अच्छी समझ दे दी है। आपको अगर इस प्रकार की दुनिया में रहना है, आपकी मर्जी है, लेकिन आपको ये दुनिया नहीं चाहिए। आप खुद को भी अच्छा बनाना चाहते हो, बेटर बनाना चाहते हो, ऐसा बनाना चाहते हो, तो आई हैव अ प्रोजेक्ट। ये स्वर्ग है मेरे हाथ में, इसको आपको प्रैक्टिकल यहाँ बनाना है। तो स्टार्ट करना है अपने परिवर्तन से। तो जब हम अपने में परिवर्तन महसूस कर लेते हैं, तो हम अपने पिता का ये ऑब्जेक्ट, ये प्रोजेक्ट एज ए टास्क, मिशन अपना लेते हैं कि हाँ बाबा, मीठे बाबा, हम फिर से जो ये दुनिया स्वर्ग थी उसको बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? हम अपने हाथ पैरों से बनाएंगे। अब जब मुझे ये बात समझ आई, मैंने ये प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया कि जी बाबा, ये दुनिया ऐसी होनी चाहिए। मैं सारी दुनिया को थोड़ी बना सकती हूँ, लेकिन जहाँ मैं होंगी वहाँ तो बना सकती हूँ। अ मॉडल ऑफ हेवन, अ मॉडल माना जो आपको उस चीज़ को अपनाने के लिए इंस्पिरेशन करे, उसको कहते हैं मॉडल। तो मुझे ये बात मालूम पड़ी जब मैंने मैरिज नहीं की। अब मैं मैरिज कमिटमेंट में नहीं थी, एज अ गर्ल मुझे ये मालूम पड़ा, तो मेरे पास बेटर ऑप्शन थी ना, मैं अपना पार्टनर भगवान को बना के मैरिज कर लूँ, अर्थात उसकी पार्टनर बन जाऊँ और उसके काम को अपनी क्रिएशन बना लूँ, अर्थात उसका सारा परिवार मेरा परिवार है। तो ये ऑप्शन को मैंने चूज़ किया। तो मतलब ये हुआ कि फिर मेरा सारा दिन, सारा एनर्जी, फिजिकल, मेंटल, ये सब उसके काम में, 50 काम मैं कर सकती हूँ। ये जब आए थे तो ऑलरेडी कमिटेड थे, पार्टनरशिप में, मैरिज में थे, तो ये सारा दिन मेरे जैसे नहीं बैठ सकते। लेकिन ये बहुत से लोगों को अपने जीवन से इंस्पिरेशन देते हैं और फिर ये अपना जो भी एक्सपेंडिचर्स है जीवन का, वो समझते हैं कि हमें इसमें से कुछ इस कार्य को एक्सपैंड करने में भी लगाना है। तो उसके लिए हर स्थान पर बाबास बॉक्सेस हैं, सब अपने दिल से कंट्रीब्यूट करता है और उससे काम चलता है। लेकिन ये ज़रूर आता है लोगों के मन में कि हम तो इतना पैसा लगाते हैं, इतने अच्छे स्थान नहीं बना सकते। तो यहाँ अच्छे स्थान का जो तरीका है वो जिसको कहते हैं ना, ये वास्तुकला। अभी जितना भी ये सब आर्ट है सीखने वाले, आप बाबा को याद करो, अमृत वेला बैठो, ऐसे बाबा दिखाता है सब चीज़ें, बच्चे ऐसे बनाना है आपको, इतने सुंदर सुंदर प्लान बाबा देता है, क्योंकि वो शिल्पकार है, वही विश्वकर्मा की शक्ति को शक्ति देने वाला है। तो उस कारण से हमारा सब काम ऐसे लगता है और होता सस्ते में है वो, क्योंकि हम जब खरीदने जाते हैं तो हम हमेशा देखेंगे ऐसी चीज़ हो जो पॉकेट के अनुसार हो, लेकिन क्योंकि भगवान की याद में होता है वो बड़ा महंगा लगता है लोगों को,
ऐसे चमक रहा होता है सब कुछ। तो दैट इज द सीक्रेट। समझ रहे हैं ना? किसी का तन लगता है, किसी का मन लगता है, किसी का धन लगता है, और सब कुछ लगता है, लगाया जाता है परमात्मा की श्रीमत के प्रमाण। कहाँ कैसे लगाना है? क्योंकि अगर मान लीजिए इतने अच्छे अच्छे स्थान हैं यूथ को खराब करने के लिए, कितने सुंदर बने हुए हैं, क्लब्स, कैसीनो, ड्रग सिस्टम, अट्रैक्ट करने के लिए उनको बहुत अच्छा बना हुआ है। भगवान की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे कोई ऐसी झोपड़ी झोपड़ी ऐसी कोई नहीं आने वाला है। तो भगवान कुछ कार्य कर सके उसके लिए ऐसे स्थान बहुत होने चाहिए। अगर हमसे कुछ बन पाया, हमने कर दिया, हम समझते भगवान ने हमें मौका दिया, हम तो जब तक जिंदा रहेंगे करते ही रहेंगे। और दूसरा कोई ज्वाइन हो जाता है, उसकी अपनी मर्जी है, ना भी करे तो भी हम कर लेंगे। लेकिन क्यों नहीं करेंगे? हर भगवान के बच्चे को ये आता है कि मैं भी थोड़ा अपनी उंगली लगाऊं उसके कार्य में। तो आज दिन तक मैं 35 साल से रशिया में हूँ, मुझे औरों का नहीं पता, आज दिन तक एक बार भी किसी से भी मनी की बात नहीं हुई है 35 साल से। और आप देख के आए हो कैसा घर बना है। बाकी तो बाबाज बॉक्स होता है घर में, जिसको जो ऐसा लगता है कार्य हो रहा है, हमको सेवा करनी है, तो वो उसमें डालते। आज दिन तक मनी की बात नहीं की है। क्यों? क्योंकि हर एक को अपना अधिकार है सहयोग करने का, देने का या ना करने का। लेकिन ज्ञान लेने का सबको इक्वल अधिकार है। स्वोन्नति के लिए आने का सबको इक्वल अधिकार, उसके लिए सब खुला है। तो फिर बाबा भी कराते हैं। ओके, ठीक है। कुछ प्रश्न है? बहुत सुंदर तरीके से आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया। वो एक बार आप ये प्रश्न नहीं, वो वहाँ पर एक ऑर्थोडॉक्स चर्च का प्रीस्ट आया था, और प्रीस्ट बहुत गुस्से में आया था, क्योंकि वहाँ जाकर भाई बहनों ने कहा ये सिस्टर बहुत हमारी अच्छी हैं, आप लोग हमें प्रश्नों के उत्तर नहीं देते, ये सारे दिन बैठ करके भी हमारी बातें सुनती हैं, प्रश्नों के उत्तर देती हैं। तो वो गुस्से में आया था कि हमको ठीक करे वो। लेकिन आया, चुप रहा, देखा, सुना। आधे घंटे के लिए आया था, 4 घंटे रहा, भोजन भी खाया उसने। फिर हमने उसको सारे कमरे खोल के दिखाए और फिर आके बैठा है। हाँ, आप तो बहुत, आप लोग अच्छे हो, वहाँ विजय भाई भी थे, मैं भी थी, सब आप लोग तो पवित्र हो, दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ये हमारे रशियंस ये सिगरेट शराब कभी नहीं छोड़ेंगे। तो मैंने कहा आप अभी अभी जो 200 लोगों से मिल के आए हो, ये आपके रशियंस, इनमें से 25 साल से कोई भी सिगरेट शराब मीट ये सब नहीं खाता है और सब पवित्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वो सुन के विश्वास नहीं हुआ उसको। नहीं, मैं रशियंस की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा ये आप अभी अभी मिल के आए हो, यहाँ पर गुरुडम नहीं है कि हम गुरु अच्छे हैं बाकी सब चेले हैं, नहीं, ये सब लीडर्स हैं। और फिर उसने कहा कि हमारे से तो ये हो ही नहीं रहा है, हमारे तो अपने प्रीस्ट ही पवित्र नहीं रहते, हालांकि बाइबल ने कहा है पवित्र रहना है, और अभी हम तो ढूंढते हैं, हमें चर्च के लिए प्रीस्ट ही नहीं मिल रहे। फिर हमको एग्री करना पड़ता है, मैरिड वाले को प्रीस्ट बनाना पड़ता है, तो वो क्या करे? तो अपने मुंह से बोल पड़ा वो। फिर जाते हुए कहता है चलो ठीक बात है, बाकी आपका यहाँ पर पैसा अमेरिका से आता है क्या? इतनी बड़ी बिल्डिंग ये सब। तो फिर हम जा रहे थे, तो ऐसे दीवार में ही बाबा का बॉक्स था। तो जाते जाते मैंने कहा ये हमारे पापा की पॉकेट है। तो पापा की पॉकेट में जितना काम होता है पापा को पता होता है। हम बाबा को तो समाचार देते हैं ना हर रात को, जो भी चिट्ठी है लिखना है, बाबा ये काम है, ये बिल है सब, तो हम तो दे देते हैं बाबा को। तो बाबा की पॉकेट में फिर कहते हैं अच्छा ये तो मेरे पास भी है, क्योंकि चर्च में भी होता है ना बॉक्स,
ये तो मेरे पास भी है। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, वो आपकी पॉकेट है, ये पापा की पॉकेट है। तो कहते हैं आप सेम है मेरे पास। मैंने कहा नहीं, वो आपकी है, क्योंकि अभी अभी आपने कहा कि रशियंस जो हैं वो सिर्फ चिल्लर डालते हैं, तो हम तो ये भी नहीं जानते कौन क्या डालता है, ना ही देखते हैं, क्योंकि पापा की पॉकेट है, उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है। हम तो जो कार्य है उसके लिए पापा हमको देता है। अच्छा, अगर मैं भी पापा की पॉकेट बना लूँ तो मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि मैंने 10 साल से अपनी चर्च की रिपेयर नहीं की है। आपका तो कितना सुंदर आश्रम बन गया। मैंने कहा जरूर, आप एक संकल्प भी नहीं रचना कि कौन डाल रहा है कौन नहीं डाल रहा है, उसका काम है, उसकी चर्च है, उसको चाहिए कराए, उसको नहीं। मैं नियमित हूँ। अब बस इतना रोज अमृत वेले काम करने से पहले ये सोचना, ठीक है। 6 मास के बाद फोन करता है, वहां सब खाली हो जाता है, तेरा है तो सब भर जाता है। ओम शांति। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। लास्ट में दीदी बस 1-2 मिनट आप हमें नवीनता से कैसे हम मेडिटेशन में मन को एकाग्र करें, आपके द्वारा बस कमेंट्री से 2 ठीक मिनट है, योग। अभी 2 नवीनता मिनट से करते हैं। 1 मिनट पहले खड़े हो जाइए, जी। थक गए हैं ना। मैं आत्मा, ईश्वर की संतान, इस धरती पर प्रेम, सुख, शांति और आनंद के बीज के रूप में उतरी हूं। अपने पिता के समान मुझे भी अपने कर्मों से ये सब अनुभव सबको कराना है, दाता बनना है। धैर्यता, नम्रता और आत्मिक स्नेह के आधार से मैं सदा ही परमात्मा के साथ रहकर श्रेष्ठ कर्म कर सकती हूँ। मीठे बाबा, दिल का ही आपका शुक्रिया। हे ज्ञान के सागर, ये ऊंची पढ़ाई पढ़ाकर आपने मेरा जीवन धन्य धन्य कर दिया है। आपके संबंध में मुझे कैसे ये जीवन जीना है, स्वयं सिखाकर मुझे आत्मा को शक्तिशाली बना दिया है बाबा। आपने चलना सिखाया, आगे बढ़ना सिखाया, आत्मा को रक्षक और शिक्षक बनके संभाला। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शांति, शांति।